नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानी गबन उपन्यास की कथा कहानी संक्षेप में कथा इस प्रकार है। उपन्यास में दयानाथ के परिवार के इर्द गिर्द कथा वस्तु का ताना बाना बुना गया है। उपन्यास के प्रारंभ में दीनदयाल जो जमींदार के मुख्तियार हैं, उनकी पुत्री जल्पा के बचपन की घटनाओं का चित्रण है। वो 3 भाइयों के मरने के बाद हुई थी, इसलिए बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। परिवार समृद्ध नहीं था, किंतु कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जल्पा बचपन में ही गहनों से खेलती थी। एक बार वर्षा ऋतु में झूले पर झूलती हुई गांव की स्त्रियों और लड़कियों के माध्यम एक बिसाती आ पहुंचा। जल्पा ने एक चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने को कहा। माता के ये कहने पर कि 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। जल्पा के चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा इस समय और भी बलवती हो उठती है जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं। जल्पा हार लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उसे संकेत में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। ये घटना जल्पा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है। समय आने पर जल्पा का विवाह दयानाथ के पुत्र रामनाथ से होना निश्चित हो गया। दयानाथ ईमानदार और सज्जन पुरुष थे। कचहरी में ऊपर की आमदनी की अनेक सुविधाएं रहते हुए भी वे अपने 50 रुपये के वेतन से संतुष्ट थे और किसी से रिश्वत लेना बहुत बुरा समझते थे। परिणामतः धन की कमी के कारण रामनाथ को 2 महीने बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें न थी। वो 2 साल से बेकार बैठा था और अपने मित्रों की चीज़ें मांगकर आनंद करता था और शतरंज खेलने में व्यस्त रहता। दयानाथ अपने उस निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने को बिल्कुल तैयार न थे, परंतु उनकी पत्नी जोगेश्वरी ने उन्हें जल्पा वाला रिश्ता लेने को विवश कर दिया। दीनदयाल दयानाथ की सज्जनता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दयानाथ को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीके को देखकर 50 रुपये मासिक पाने वाले कचहरी के क्लर्क दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी वे जेवर ऋण लेकर खरीदे गए थे। बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ी, फिर भी चंद्रहार न दिया जा सका। जल्पा की चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर भी पानी फिर गया और चंद्रहार के अभाव में जल्पा व सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद न रहा। एक सहेली शहजादी ने जल्पा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मना करने का गुरु मंत्र सिखाया। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितना रुपया दिया था वो सब नाच तमाशे नेक चारे में खर्च हो गया। अतः धन के अभाव में दयानाथ सरफा के रुपये न चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जल्पा को संतुष्ट करने के लिए रामनाथ अपने धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ाकर कहने लगा। 3 महीने बीतने पर भी एक दिन सरफा दयानाथ से अपने रुपये मांगने आया और वो वायदा कराकर ही हटा कि परसों रुपये की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ जोगेश्वरी और रामनाथ में परामर्श हुआ और दयानाथ ने ये निश्चय किया कि जल्पा के कुछ गहने सरफा को लौटा दिए जाएं। परंतु रामनाथ जल्पा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो जल्पा से पहले से ही अपने धनी होने की बात खूब बढ़ा चढ़ाकर कह चुका था और इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल जाती। ऐसी स्थिति में दयानाथ द्वारा छल किए जाने का विरोध करने पर भी रामनाथ जल्पा के गहनों की चोरी करने की सोचता है। इसके लिए उसने भांग व मिठाई मंगवाई ताकि जल्पा को रात्रि में नशे में चूर कर सके। अपनी योजना के अनुसार रामनाथ रात्रि में गहने चुराने का अवसर देखता रहा। जब जल्पा प्रेम लाभ करके सो गई तब रामनाथ चुपके से उसके गहने की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुँचे। इस बीच जल्पा के स्वप्न देखा। रामनाथ ने पुणे लौटने पर जल्पा के स्वप्न की बात कहते ही वो चिल्ला पड़ा, चोर चोर, और फिर सब
चिल्ला उठे। जलपा गहने चले जाने से बहुत दुखी हुई। उसे गहनों के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी वस्तु से प्रेम न था, क्योंकि वो बचपन से ही आभूषण प्रिय परिवार में पली थी। गहनों के चोरी में चले जाने पर वो खोई खोई सी रहने लगी। आभूषण चोरी हो जाने के बाद रामनाथ नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू नाम के एक क्लर्क थी, जिसके सहयोग से रामनाथ को म्यूनिसिपालिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई। उसे 30 रुपये मासिक मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। पति को नौकरी मिलते ही जलपा का स्वाभिमान सजग हो गया और उसे आशा हो गई कि शीघ्र ही उनके नए गहने आ जाएंगे। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जलपा की माता ने अपना चंद्रहार उसके पास भेजा, किंतु जलपा के स्वाभिमान ने पति की कमाई में से ही गहने लेने की उचित समझकर अपनी माता के हार को लौटा दिया। रामनाथ को अपनी नौकरी की आमदनी देखकर ये विश्वास हो गया था कि जलपा के लिए शीघ्र ही गहने बनवा देगा, परंतु जब उसे जलपा द्वारा अपनी सहेलियों को लिखे पत्र से पता चला कि उसकी माँ गहनों के लिए कितनी व्याकुल है, तो अब उसने आभूषण उधार लाने का निश्चय किया। रामनाथ इससे पहले भी जलपा के लिए गहने लाने का विचार कर रहा था और उसने रमेश बाबू के घर जाकर उनके सम्मुख ऋण पर गहने खरीदने की बात की, पर रमेश बाबू के उपदेशों से वो खाली हाथ लौट आया था। अंत में रमानाथ ने गहने उधार लाने का निश्चय कर लिया। वो गंगू सरफा से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जलपा की खुशी का ठिकाना न रहा। रामनाथ के कहने की बात सारे सरफा में फैल गई और एक दिन दलाल चरणदास गहने लेकर रामनाथ के घर आ पहुंचा। जलपा की गलत फहमी के कारण कि इन गहनों के रुपये तो माताजी देंगी, 700 के 2 गहने उधार ले लिए। इस प्रकार झूठी शान और संकोच के कारण रामनाथ के ऊपर 1300 रुपये से भी अधिक ऋण हो गया। उधार के बोझ के कारण रामनाथ प्रतिदिन चिंतित रहने लगा और जलपा गहनों के प्रति प्राप्त होते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी और नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सहेलियों के लिए धन, इलायची, जलपान आदि का सारा व्यय जलपा द्वारा किए जाने लगा। रामनाथ जलपा के साथ सिनेमा आदि देखने जाने लगा। एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए एक बढ़िया साड़ी और एक घड़ी खरीद ली गई। रामनाथ और जलपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जलपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रत्ना से होता है। रत्ना को जलपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं और वो रमानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये पेशगी दे देती है। रामनाथ इन 600 रुपये को गंगू सरफा की दुकान पर अपने हिसाब में जमा करा देता है। इसके साथ ही वो गंगू सरफा को कंगन की नई जोड़ी बनाने को कहता है। गंगू ने पहले तो हाँ कर ली, पर धीरे धीरे इनकार कर दिया। पेशगी दिए बिना कंगन की जोड़ी बनने को तैयार नहीं हुआ। रामनाथ इस सारी बातों को छिपाता रहा। रत्ना अपने कंगनों के लिए बार बार मांग करती रही, परंतु रामनाथ उनके बनने में देर का बहाना करके बात टालता रहा। अंत में रत्ना को शंका हो गई और उसने कहा कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपये वापस कर दो। रामनाथ के रुपये चुकाने के लिए मित्रों से रुपये उधार मांगता है, पर रुपये नहीं मिल पाते। रमेश बाबू रामनाथ को समझाते भी हैं कि मित्रों से रुपये का व्यवहार मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। रुपये लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का अंतिम दिन भी आ पहुंचा, किंतु रामनाथ 600 रुपये एकत्रित न कर सका। उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपये को देखकर उसे इस समस्या के समाधान का एक उपाय सूझा। रुपये खजांची के चले जाने के बाद 800 रुपये की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली को जलपा को देते हुए कहा कि रतन के रुपये लाया है। शाम को जब वो घूमने आ गया तो उसके पीछे रतन
अपने पैसे लेने आई। जल्पा ने 800 रुपये की थैली ज्यों की त्यों रतन को पकड़ा दी। रामनाथ जब घूमकर वापस आया तब उसे ज्ञात हुआ कि रतन को 800 रुपये की थैली दे दी गई। वो उसे वापस लाने के लिए रतन के घर गया, पर संकोचवश नहीं ला सका। जब रामनाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया, वो सोचने लगा कि यदि कल रुपये खजाने में जमा न हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। उसने सवेरे कहार भेजकर रतन से रुपये मांगने का प्रयत्न किया, पर रतन ने थैली से अधिक अर्थात 200 रुपये ही भेजे। जल्पा को रुपये मंगाने का पता चल गया। रामनाथ को इतनी जल्दी ही रुपये मांगने के लिए कोसते हुए अपने पास ही 200 रुपये होने का संकेत देकर जल्पा ने कहा कि मुझसे ले लिए होते। इसी बीच चरणदास का नौकर रामनाथ से आभूषण के रुपये मांगने लगा, जिसके कारण पिताजी के सामने ऋण का राज खुला। दफ्तर जाते समय रामनाथ को जल्पा से 200 रुपये दिए। रामनाथ के पास 100 रुपये अपने थे और 200 रतन के यहाँ से मंगवाए थे। इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रामनाथ ने इकट्ठा कर लिए, परंतु शेष 300 का प्रबंध न हो सका। रामनाथ दफ्तर पहुँचते ही रमेश बाबू से मिला और उसने जेब से 300 रुपये नोट गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा कि रुपये कल जमा करा देना, वरना हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। रामनाथ शेष 300 रुपये के प्रबंध के लिए रतन से मिलकर पर सफलता न मिली। रतन के घर से निराश लौटते हुए उसने संकल्प किया कि सारी स्थिति जल्पा को बताकर उससे गहने मंगाकर उन्हें गिरवी रखकर रुपये जमा करा लेगा। घर पहुंचते ही रामनाथ का दृढ़ संकल्प ढीला पड़ गया। उसने पहले की भांति रात को गहने चोरी कर लेने की सोची, पर उसके लिए भी साहस न हुआ। प्रातःकाल उठकर वो रमेश बाबू के घर गया, पर वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि वो जल्पा को एक पत्र लिखकर सारी परिस्थिति से परिचित कराएगा और उसके गहने की मांग करेगा। घर आकर रामनाथ ने पत्र लिखा, पर देने का साहस नहीं हुआ। उधर जल्पा ने कुछ रुपये निकालने के लिए रामनाथ की जेब में हाथ डाला तो वो पत्र उसके हाथ लग गया। रामनाथ ने पत्र छीनने का प्रयास किया, पर जल्पा ने नहीं दिया। जल्पा द्वारा पत्र को लिखे हुए देखकर रामनाथ ने लज्जा का अनुभव किया, क्योंकि पत्र पढ़ते ही जल्पा को रामनाथ की वास्तविक स्थिति ज्ञान तो हो जाती है। अतः वो तत्काल सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर चला गया और सीधे स्टेशन पहुंचकर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट ही बैठ गया। उधर जल्पा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है कि और अपने गहने बेचकर म्युनिसिपालिटी में रुपये जमा करा देती है। गाड़ी में रामनाथ की भेंट बूढ़े खटीक देवी दीन से हुई। रामनाथ की असह्य अवस्था देखकर उसने अपने यहाँ ठहरा लिया। कलकत्ते में उसकी सब्जी की दुकान थी, जिस पर प्रायः उसकी बुढ़िया काम करा करती थी। रामनाथ देवी दीन के घर ही रहने लगा, परंतु पुलिस के डर से वो दिन भर भी कहीं नहीं निकलता था। संध्या के समय वो एक वाचनालय में जाने लगा कि एक दिन वाचनालय में दयानाथ द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति उसे पढ़ने को मिली, जिसमें रामनाथ को घर पहुंचने पर 500 रुपये का इनाम देना लिखा था। एक दिन उसे अचानक रत्ना वाचनालय में दिखाई दी, पर वो उससे नहीं मिला। इसी प्रकार 2 महीने और बीत गए। सर्दी के मौसम में सेठ की डोरीमल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनीम के आग्रह पर वो भी एक कंबल ले आया, पर इस कार्य से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा आहत हो उठी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो निश्चित रूप से कल शाम की खोज में निकलेगा। दूसरे दिन रामनाथ ने गमन का हाल देवी दीन को बता दिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका उसे सदैव बनी रही। देवी दीन भी पहले पुलिस से भयभीत हुआ, पर
ये सोचकर कि रुपये में बड़ा जोर है, उससे अपने भय पर विजय पा ली। देवी दीन ने रामनाथ को साथ लेकर घर जाने का विचार किया। रामनाथ पहले तैयार हो गया पर बाद में मना कर दिया। उधर जल्पा ने रामनाथ को ढूंढने के लिए शतरंज की एक पहेली छपाई और उसका हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रामनाथ ने कुछ युवकों से इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवी दीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर भेजा जिसमें वो छपी थी। रामनाथ को उस हल पर 50 रुपये इनाम में मिले। इन रुपयों के द्वारा उसने देवी दीन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसके परिश्रम से दुकान चल पड़ी। पैसा हाथ में हो तो विलास भी सूझता है। इसी विलास के फेर में रामनाथ को बाहर जाने पर विवश कर दिया। वो प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिप छिप कर सावधानी और सतर्कता से रहता था, लेकिन एक दिन जब वो ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थ ही के भय के कारण अपनी नज़रों से ओझल होते देखा। उससे इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रामनाथ ने थाने में जाकर स्वयं ही म्यूनिसिपालिटी के रुपये गबन करने की बात कह दी। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस और म्यूनिसिपालिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रामनाथ चुंगी में मुंशी जरूर था पर उसने गबन नहीं किया, कारण जल्पा ने पैसे जमा करा दिए थे। पुलिस वालों ने रामनाथ को ये ज्ञात न होने दिया कि वो निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय में पाया जबकि उसे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पढ़े लिखे आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्होंने रामनाथ को उसमें वादा मुवाफिक गवाह बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना पढ़ाया हुआ बयान देने को कहा। रामनाथ पहले तो पुलिस की बात मानने को तैयार न हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय तथा घुटने के मुंह से पुलिस वालों की बात मानने को तैयार हो गया। देवी दीन और जग्गों ने रामनाथ को छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, पर रामनाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल न होगी, स्वयं एक मुकदमे में शहादत देनी होगी। तब देवी दीन व जग्गों ने उसे वहीं छोड़कर चले गए। रामनाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं हो गई। रामनाथ के इस व्यवहार से देवी दीन उससे घृणा करने लगा। रामनाथ की गिरफ्तारी से पहले जल्पा ने रत्ना की सलाह से शतरंज का एक नक्शा समाचार पत्र में प्रकाशित करके घोषित किया कि उसे हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। रामनाथ ने नक्शा भरकर वो इनाम प्राप्त किया था कि जिससे घर वालों को मालूम हो गया कि रामनाथ कलकत्ते में है। इसी आधार पर जल्पा ने रामनाथ की खोज में कलकत्ता आई और प्रजामित्र समाचार पत्र, जिसमें शतरंज का नक्शा छपा था, के दफ्तर द्वारा रामनाथ का पता लगाकर देवी दीन के घर पहुंच गई। जल्पा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रामनाथ एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है। वो देवी दीन को साथ लेकर रामनाथ का बंगला देखने गई, जहां पुलिस ने उसे ठहराया था। वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रामनाथ 15 दिनों के लिए वो स्थान देखने गया है जहां वारदात हुई थी। रामनाथ के लौटते समय जल्पा ने उसे मोटर में बैठे देख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि या तो रामनाथ को हाई कोर्ट में बयान बदलवा लूँगी या मैं स्वयं अदालत में जाकर सारी घटनाओं को सच सच बता दूँगी। जल्पा ने रामनाथ के नाम उसी रात एक पत्र लिखकर बड़ी कठिनता से उसके पास पहुंचाया गया। रामनाथ रात को चुपके से निकलकर देवी दीन के घर आया और जल्पा से मिला। जल्पा ने उसे सारी स्थिति से परिचित करा कर उसे अपना बयान बदलने को बाध्य करा। रामनाथ पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर जल्पा के समझाने बुझाने के बाद वो
जज के सामने अपना बयान बदलने को तैयार हो गया, किंतु पुलिस के अफसरों के धमकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच में जलपा के प्रयत्नों पर पानी फिर गया और पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार हो गया। इस बीच रतन अपने बूढ़े पति की बीमारी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई। वकील साहब मृत्युशैया पर लेटे जान पड़ने लगे, पर रतन को आश्वासन दिलाते रहे कि वे ठीक होते जा रहे हैं। उन्होंने रतन को एक दिन रामनाथ का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता न लगा सकी। इस बीच रतन के वृद्ध पति की मृत्यु हो गई। वो दाह क्रिया के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया। मणिभूषण रतन को लेकर घर पहुंचा और धीरे धीरे वकील साहब का सारा लेन देन अपने हाथों में ले लिया। मणिभूषण ने बंगला और मोटर बेच दिया। रतन के लिए 15,000 रुपये का मकान किराए पर ले लिया और दिया। रतन क्रोध के आवेश में बिना कुछ सामान लिए जलपा के घर की ओर चली। रामनाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी थी। जलपा भी रामनाथ का बयान सुनने आई और उसने बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रामनाथ को मन ही मन कोसने लगी। मुकदमे का निर्णय हो गया और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली और शेष क्रांतिकारियों को कारावास। जलपा को जब मुकदमे का फैसला ज्ञात हुआ, उसका हृदय कंपित हो उठा। वो ये सोचकर कांप उठी कि रामनाथ के कारण एक व्यक्ति को फांसी होगी और अन्य को कारावास। उन्हें देवी दीन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए भेजा। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रामनाथ के मन में अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। एक बार पुलिस से मिले आभूषणों को लेकर जलपा के पास आया तो जलपा ने उन्हें घृणा के साथ ठुकरा दिया और बुरी तरह फटकारा। रामनाथ देवी दीन के घर लौट आया और वो उस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देनी चाहिए, पर वो जज साहब के बंगले पहुंचकर भी लौट आया। वो जज साहब के कहने का साहस न कर पाया। वस्तुत रामनाथ पुलिस वालों के व्यवहार से ऊब चुका था और उसने उनके सामने बेढंग व्यवहार किया। पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि रामनाथ का ये परिवर्तित व्यवहार उसकी पत्नी जलिपा के कारण है। अतः पुलिस वालों ने यह कहकर कि जलिपा प्राउडली लेडी प्रतीत होती है, कुछ मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी, रामनाथ को भयभीत कर दिया। उधर जलिपा अपने पति के कार्य के पश्चाताप स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माता की सेवा करने लग गई। रामनाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चित हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था, फिर भी वे रामनाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रामनाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। बेस्सा जोहरा को पुलिस वालों ने रामनाथ को चंगुल में फंसाए रखने को कहा। रामनाथ बेस्सा जोहरा से प्रेम लाभ होने पर धीरे धीरे जलपा को भूलने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन वो पुलिस अफसर के साथ मोटर पर घूमने जा रहा था कि मार्ग में जाती हुई दीन मलिन जलपा को देखकर उसका हृदय जलपा को ही जानने के लिए तड़प उठा। वो सोचने लगा कि कहीं देवी दीन ने जलपा को निकाल तो नहीं दिया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जोहरा की सहायता ली और जलपा का पता लगाने के लिए कहा। जोहरा भी रामनाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वो उसकी बात को अस्वीकार न कर सकी। जलपा का पता लगाकर वो 8 दिन बाद लौटी। इस बीच रामनाथ उसकी प्रतीक्षा करते परेशान हो गया। जोहरा ने जलपा से अपने मिलने की घटना सुनाई और बताया कि वो फांसी लगाने वाले दिनेश के घर वालों की सेवा में लगी है। जोहरा स्वयं उसके जलपा के त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी सादा रहन सहन अपना लिया। रामनाथ भी जलपा के त्याग की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जलपा देवी दीन और जग्गू से मिलने लगा। उसने जलपा से वादा किया कि वो इस बार निश्चित ही सारे रहस्य का भंडार फोड़ देगा। लौटते समय वो जज के बंगले पर पहुंचा। रामनाथ इस बार साहस करके जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करवा दिया। इस सत्य के उद्घाटन
के अनंतर कोर्ट में फिर मुकदमा सुना गया और रामनाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। ये देखकर पुलिस वाले रामनाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस पर झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रामनाथ ने जज की सहानुभूति प्राप्त कर ली और उसे मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्त प्राप्त करके रामनाथ अपने परिवार और रतन, जोहरा और देवी दीन के साथ प्रयाग के एक गांव में बस गया। वो लोग अपने परिश्रम से खेती करके जीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत हो गया और एक दिन रतन को इस देह से मुक्ति मिल गई। जोहरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूबते हुए एक बच्चे और स्त्री को बचाने के फलस्वरूप गंगा में डूब गई। इस प्रकार रामनाथ बीते दिनों की कटु स्मृति लिए हुए अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, गबन कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।